नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं प्रोफेसर कैलाशु सैनी के साथ, जो लोकसभा सांसद रही हैं कुरुक्षेत्र से और अभी मौजूदा भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कैलाशु सैनी जी, पहले तो स्वागत आपका पंजाब केसरी टीवी। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आज गुहला दौरा आप कर रही हैं। गुहला दौरा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं नारी एवं युवा शक्ति समिति चलाती हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ उसके अंतर्गत मैं युवाओं से और महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए अपने इधर गुहला चीका में कार्यक्रम कर रही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ से पहले सांसद भी रही हूँ, लिहाजा सबसे पहले मैं इधर के लोगों की ही समस्याओं से प्रारंभ करती हूँ। हर कोई कार्य अपनी संस्था का, और हरियाणा के लेवल पर हम जाते हैं, बल्कि राष्ट्रीय है हमारी। कई बार मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी इन समस्याओं को उजागर करने हेतु मैंने कार्यक्रम किए हैं। तो मैडम, कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई ऐसा आयोजन आपने किया है कि जिसमें महिलाओं की जो सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से या दूसरे प्रदेशों से भी महिलाएं आई हों? हाँ, पहले हम करते रहे हैं इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी किए हैं, छोटे भी किए हैं। अब जैसे मैं आज गुहला चीका में आई हूँ, हमारा यही मकसद है मेन तो, कि आज भी महिलाएं राजनीति में पिछड़ी हुई हैं। महिलाओं को आज भी राजनीतिक तौर पर ये समझा जाता है कि पुरुषों का ही क्षेत्र है, पुरुषों का ही वर्चस्व है ज़्यादा तो आज भी। लेकिन मनोहर लाल सरकार ने एक पहल की है, 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिया है। लेकिन ये भी नाकाफ़ी है, क्योंकि वास्तव में जहाँ पावर निहित है विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ महिलाएं पहुंचकर अपने अधिकारों की न केवल लड़ाई लड़ सकती हैं बल्कि कानून बनाने वाली ही बन जाएंगी, तब तो वो अपने हित के ज़्यादा से ज़्यादा कानून बना सकती हैं। अगर महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर स्वयं ही सशक्त बन जाएंगी, मगर उसके लिए विधानसभा और संसद में देना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि जो वो कहते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो नहीं कहते वो निश्चित तौर पर करते हैं। देखिए, जैसे धारा 370 और 3 तलाक का मामला, मंदिर का मुद्दा हल करना, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बरसों से जो लटकी हुई थी, तो वो उन्होंने कोई अपने चुनावी घोषणा पत्र में नहीं करी थी। तो हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुनावी घोषणा पत्र में करे बगैर ही शायद कर दें, कि आप तक कब उनके दिमाग में आ जाए। और लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में भी आगे हम सरकार, हमारी पार्टी करे, इसके लिए मैं महिलाओं के हस्ताक्षर ले रही हूँ। गाँव गाँव पहुँचकर ज़्यादा से ज़्यादा औरतें चाहती हैं, ज़्यादा क्या सभी चाहती हैं, 50% हमारी आबादी है, 50% ही आरक्षण होना चाहिए। अगर नहीं 50% तो 33% तो हर हाल में होना चाहिए। इसके लिए मैं महिलाओं को अवेयर कर रही हूँ और महिलाओं से हस्ताक्षर ले रही हूँ। मैं मनोहर लाल जी से भी मिलूंगी जब हमारे पर्याप्त साइन महिलाओं के हो जाएंगे, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिलेंगे। हम आरक्षण के लिए सरकार को के नोटिस में देंगे कि महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, चाहे आगे आने वाले वक्त में चुनावी घोषणा पत्र में रखा जाए, या तो फिर जैसे और मसले मोदी जी ने हल किए हैं इतने बड़े बड़े बगैर उसके, तो वो या वैसे किया जाए। मेरी लड़ाई महिलाओं के लिए है। ये पहले से, जब मैं एमपी थी तब भी मैं पार्लियामेंट में मैंने पुरजोर ये लड़ाई लड़ी है, लेकिन उस समय में महिलाएं बहुत ही कम थी तादाद में, और महिला विरोधी पुरुषों की भेंट हमारा ये महिला आरक्षण बिल चढ़ गया था। कुछ महिला विरोधी एमपीज ने तो पार्लियामेंट में इसके टुकड़े टुकड़े करके बिल के ऐसे लहरा दिया था। तब से मेरे दिल में वो दर्द, वो पीड़ा है, क्योंकि ये महिलाओं का केवल बिल नहीं फाड़ा गया था, महिलाओं के सम्मान को तार तार टुकड़े टुकड़े किया गया था देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। तब इतने सारे ग्रुप थे, हमारी मेजॉरिटी नहीं थी और हम महिलाएं भी कम थी। लेकिन अब तो हमारी सरकार की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। अगर आगे हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के क्या अब तक कब उनका, क्योंकि देखिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा दिया है, तो इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के सम्मान को 4 चांद लगाने के लिए सदैव आगे रहते हैं और अब भी आगे रहेंगे, मुझे तो पूरा यकीन है। और मैं युवाओं के लिए भी, कि युवा प्रतिभा पलायन कर कर के विदेशों में जाते हैं, बस्ते उठा उठा करके आईलेट्स के आगे इतनी बड़ी भीड़ लगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने ऐसे बरसों से लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स और युवाओं के लिए इस प्रकार से अनेक स्कीमें लागू की हैं। डिटेल में तो बताऊंगी तो बड़ा लंबा वक्त लग जाएगा,
जाएगा कि हमारे युवाओं को, हमारे देश के पास इतने अपने रिसोर्सेज हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी सही दोहन कर रहे हैं, और ताकि अपने देश में ही वो तमाम चीज़ें ईजाद की जा सकें जिनके लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहते थे। आज वो किया जा रहा है और युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2022 तक का ये टारगेट था कि किस प्रकार से हम अपने किसानों की आय दुगनी करें, और वो टारगेट बड़ी जल्दी ही अचीव कर लिया, ऑलमोस्ट अचीव कर लिया गया है। और आगे आने वाले समय में भी युवाओं की प्रतिभा पलायन को रोका जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए रोजगारों का ईजाद किया जाए और नशे से मुक्त किया जाए। खेलों की तरफ सरकार कितना ध्यान दे रही है, कुछ तो खेल स्कीम्स के तहत भी उनको रोजगार में समायोजित किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। नशा मुक्त भी रहेंगे। नशे के खिलाफ भी मेरा अभियान है नारी एवं युवा शक्ति समिति में, और बहुत युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी बहुत युवा जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैं इसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ। मैं एक आने वाले समय में दिल्ली में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम, रोहिणी में, वहाँ का रवि को बनाया हुआ है हमने। रवि जी हैं एक हमारा वहाँ का, उस क्षेत्र का देखते हैं, वो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे युवाओं में नशे के। कोई नारी शक्ति, अगर, क्योंकि देखिए पुरुष प्रधान समाज है, नारी को एक मौका मिल जाए तो वो आगे बढ़ जाती है, और मौका ना मिले तो वो घर में ही सिमट के रह जाती है। ये अक्सर हमने देखा है। हाँ, ये तो है ही। देखिए मौका मिलने पे तो नारी आगे आती है। देखिए इतिहास में भी पहले हमारी नारी ज़्यादा सशक्त होती थी या मजबूत होती थी, ऐसा नहीं है। आज भी हालात तो उसी प्रकार के हैं। तब भी देखिए द्रौपदी, सीता, सावित्री, दुर्गा, दमयंती जैसी चंद महिलाएं ही उल्का की तरह चमकी थी, धूमकेतु की तरह आकाश में। आम नारी का तो तब भी भयंकर दुर्दशा थी। आज भी चाहे आरक्षण आए, चाहे महिलाएं कितनी बड़ी अपनी फ्रीडम की, आज़ादी की बात करती हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में तो बहुत पिछड़ी हुई हैं। और जब तक राजनीति में पिछड़ी हुई हैं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पैसे के लिए डिपेंडेंट रहती है दूसरों पे। इसीलिए आर्थिक तौर पर सशक्त भी बनेगी। बस आरक्षण ही, आज की डेट में तो आरक्षण ही सब चीज़ों का हल है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ। लेकिन यदि महिला घर में एक दासी की तरह काम करती रहे तो पुरुष को बड़ी सुहाती है, और वही महिला जब बाहर निकलकर काम करने लगे तो उस पर चरित्र को लेकर भी कई बार लांछन लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में नारी करे तो क्या करे? हाँ, देखिए ऐसे में ना समायोजन करना पड़ता है। नारी को अपनी उस ताकत का, दुर्गा दमयंती वाली ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि वो परिवार को भी संजो कर और सहेज कर रख सके। और नारी को पहल करनी होगी अपने घर को और पुरुषों के विचारों को बदलने की, उसमें वहाँ समायोजित करने की पुरुषों को अपने साथ। अभी भी हम यही तो अवेयरनेस हमारी है, हम भाइयों को भी समझा रहे हैं, साथ लगा रहे हैं, ताकि वो नारी की भावनाओं को समझे कि वो करना चाहती है और उसको बैकस्लाइड ना करने दिया जाए। और आगे निकली हुई को अगर निकल गई है कोई संघर्ष करके, या कहीं आरक्षण का थोड़ा बहुत पंचायतों में जैसे फ़ायदा मिल रहा है, तो उसका पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि तभी हमारा देश वास्तव में प्रगति कर सकता है। परिवार में भी अगर महिला कमज़ोर समझ के अपने आप को पड़ी रहेगी, दब्बू रहेगी, तो आगे वो कुछ नहीं कर पाएगी परिवार के लिए। आपको लगता है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है पंचायती राज में, क्या वो 50 की 50% महिलाएं आगे आकर काम कर पाएंगी? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, मौका मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। नहीं, अब तो कर रही हैं, मैंने काफ़ी जगह नोट किया है। अब पुरुष भी साथ लेकर के आते हैं उनकी, और कई बार बाहर बैठ जाते हैं जब मीटिंग्स चलती है, उनमें तो पुरुषों को अलाउड ही नहीं होता बैठना। जी जी। हाँ, वो कर रही हैं काम। अब पुरुषों की भी मानसिकता बदल रही है, ये भी एक खुशी की बात है। वो अपनी औरतों को मैंने देखा है खुद चुनाव लड़वा रहे हैं। चुनाव लड़वाने तो जाना ही पड़ेगा ना। जी जी जी। और अभी उनको थोड़ा सा सीखने में, जिस महिला को टाइम लगता है उसको थोड़ा बताना पड़ेगा। अगर बता रहे हैं तो इसमें हर्ष नहीं, अगर मिलकर चल रहे हैं। जी जी जी। अगर बैकस्लाइड करवा रहे हैं वो गलत बात है। वो अगर जहाँ कर रहे हैं तो वो समझें और समायोजित करें। समायोजन से ही हमारा समाज और परिवार चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा देश चलेगा, दुनिया चलेगी। मतलब महिलाओं को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का इनिशियल स्टेज मिल चुका है जो पंचायती राज है। अब बात करें विधानसभा और लोकसभा की, तो उसमें आप जो हैं 33% से 50% तक की पक्षधर हैं। और महिलाओं को वो अपना अधिकार दिलवाने में आप पूरी तरह से लगी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि 50% हो, बिकॉज वी आर हाफ जनरेशन, हम आधी आबादी हैं, हाफ पॉपुलेशन ऑफ द टोटल। पर मैं चाहती हूँ कि कम से कम 33% तो हो ही हो। ये तो आज की आवश्यकता है। जब महिलाएं पुरुषों के बराबर आ जाएंगी, या लगेगा कि एक सिनेरियो ऐसा आ गया कुछ वर्षों में आगे, फिर चाहे रिड्यूस कर दें या फिर जो भी करें, बट जो हो गया वो तो वापस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ चलो, अगर जो हो गया तो कोई बात नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है जी। हाँ, पर जरूरत है, आज की तो जरूरत एटलीस्ट है, बहुत काफ़ी आगे सालों तक ज़रूरत रहेगी और है। जी शुक्रिया मैडम। तो देखिए थे प्रोफेसर कैलाशो सैनी, पूर्व लोकसभा सांसद और भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। उन्होंने बड़े ही तरीके से बताया कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति वे चिंतित हैं और महिलाओं के अधिकार लेने के लिए वो प्रयासरत हैं और महिलाओं को अवेयर भी कर रही हैं। जगह जगह जाकर महिलाओं को वो संपर्क कर रही हैं ताकि वे राजनीति में उतरें और अपने अधिकार को मांगें। और जब 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हो जाए या 33 से 50% की उनकी जो मांग है वो पूरी हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से अलग ही करने का काम करेंगी। इसी तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।